आज का टॉपिक है जैसे कि पिछले क्लास में देख रहे थे, मैं आपको रिवर्स ऑफ एशिया पढ़ा रहा था। उसमें मैं आपको मेकांग रिवर तक लेकर आया था और मेकांग रिवर को मैंने दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी बताया। इसी टॉपिक पर, इसी रिवर पर आकर हम क्लास को ओवर किए थे। तो आइए, कुछ नदियां और हैं एशिया की, मैं आपको उन नदियों को कंप्लीट करा दूं, फिर न्यू टॉपिक पर हम एशिया के आ जाएंगे। आप देख रहे थे मेकांग रिवर, ये दक्षिण पूर्व एशिया की नदी है और ये चीन के तिब्बत के पठार से निकलती है, तिब्बतन प्लेटू से निकलती है। इस नदी का कोई एक देश नहीं है, ये नदी कई देशों से होकर बहती है। जैसे चाइना तिब्बत से होकर बहती है, फिर म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया होते हुए ये आकर थाईलैंड की खाड़ी में गिर जाती है। मेकांग नदी को यहाँ पे दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी कहा जाता है और इसे दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा नदी भी कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इस नदी को दक्षिण पूर्व एशिया की राजधानियों की नदी कहा जाता है। आप यूरोप में देखे थे कि डेन्यूब नदी को राजधानियों की नदी कहा जा रहा था, जिसपे 5 राजधानियां स्थित थीं। यहाँ पर 2 राजधानियां स्थित हैं। मेकांग नदी के तट पर 2 राजधानियां होने के कारण इसे दक्षिण पूर्व एशिया की डेन्यूब कहा जाता है, दक्षिण पूर्व एशिया की राजधानियों की नदी कहा जाता है। और वो राजधानियां हैं मेकांग नदी पर लाओस की राजधानी वियंतियन और कंबोडिया की राजधानी नोम पेन। ये 2 राजधानियां मेकांग नदी के तट पर स्थित हैं। फिर से देख लें, मेकांग नदी को साउथ ईस्ट एशिया की डेन्यूब नदी या राजधानियों की नदी कहा जाता है। रीजन ये है कि इस नदी के तट पर 2 देशों की राजधानियां स्थित है। पहला लाओस की राजधानी वियंतियन और दूसरा कंबोडिया की राजधानी नोम पेन। ओके, उसके बाद मैंने वियतनाम में आपको नदी बताया। इस नदी का नाम है रेड नदी और रेड नदी पर वियतनाम की राजधानी हनोई बसा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, हनोई। उसके बाद हम आपको नेक्स्ट रिवर म्यांमार में शो करते हैं। म्यांमार में 3 नदियां इंपॉर्टेंट हैं जो म्यांमार में नॉर्थ से साउथ की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। पहली नदी है इरावदी नदी, आप म्यांमार में देख सकते हैं इरावदी रिवर। इरावदी नदी के तट पर म्यांमार की राजधानी नैपीदा बसा हुआ है। म्यांमार की राजधानी नैपीदा इरावदी के तट पर ही है और इसमें ओल्ड राजधानी रंगून, आप देखें म्यांमार की राजधानी रंगून ओल्ड राजधानी, ये भी रंगून भी हम कह सकते हैं आज के दौर में रंगून शहर भी इसी इरावदी नदी के तट पर बसा हुआ है। तो म्यांमार की मुख्य नदी है इरावदी और इस इरावदी पर 2 शहर, 2 राजधानियां बसी हुई हैं। मीन्स एक तो रंगून जो ओल्ड है और सेकंड न्यू नेपीडा इसी पर है। और ये रिवर आकर गिरती है बंगाल की खाड़ी में। ओके, म्यांमार की दूसरी इंपॉर्टेंट नदी है साल्विन रिवर। म्यांमार की फर्स्ट रिवर म्यांमार की इरावदी, सेकंड है साल्विन रिवर। और ये साल्विन रिवर इरावदी के पैरेलल समानांतर बहती है और ये भी आकर गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। इरावदी की इंपॉर्टेंट सहायक नदी है सीतांग रिवर। तो सीतांग रिवर भी म्यांमार की नदी है। इस तरह म्यांमार में 3 नदियां हैं, इरावदी,
साल्विन एंड सीतांग। इरावदी पर नेपीडा और रंगून बसे हुए हैं और साल्विन इरावदी के पैरेलल बहती है, नॉर्थ से साउथ की ओर बहती है। दोनों नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। सीतांग रिवर सहायक है इरावदी की। इन नदियों के आसपास के क्षेत्रों में राइस की खेती होती है, धान की खेती होती है। इसलिए इरावदी नदी और साल्विन नदी के दोआब को, यानी कि दो नदियों के बीच के हिस्से को धान की खेती के कारण राइस बाउल ऑफ म्यांमार कहा जाता है, राइस बाउल ऑफ साउथ एशिया कहा जाता है, साउथ ईस्ट एशिया कहा जाता है। तो राइस बाउल का जो कॉन्सेप्ट है साउथ ईस्ट एशिया का, वो म्यांमार का है और ये इरावदी और साल्विन नदियों के बीच दोआब में स्थित यह क्षेत्र है। तो ये दो नदियां यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसी तरह एशिया की एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नदी जो हमने पिछले ही क्लास में बता दिया था, वो थी आमूर नदी, जो चाइना और रसिया के बीच बाउंड्री बनाती है और जापान सागर में गिरती है। तो ओवरऑल ये टोटल एशिया की नदियां थी जिन्हें आपने पिछले और आज के क्लास में इन्हें कंप्लीट किया। अब ये नदियां आपको मैप और नोट्स के थ्रू पढ़ते रहना है, उनके देशों को और इन नदियों के गिरने के प्लेस को आपको याद रखना है। तो नदियों के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। तो किसी भी कॉन्टिनेंट को हम कंप्लीट करने से पहले वहाँ के माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स, डेजर्ट, प्लेटूज एंड ग्रासलैंड, ये सब देखते हैं। हमने एशिया के आपको माउंटेन बता दिया, झीलें बताएं और रिवर्स कंप्लीट किया। अब मैं आ रहा हूं एशिया का नेक्स्ट टॉपिक, डेजर्ट ऑफ एशिया, एशिया के मरुस्थल। हेडिंग डाल दीजिए, एशिया के मरुस्थल। एशिया के मरुस्थल मुख्य रूप से कुछ ही देशों में फैले हुए हैं और इन मरुस्थल्स के नाम और कंट्रीज आपको जानना होता है। ये कौन कौन से मरुस्थल हैं एशिया के, तो आप अपने मैप में या स्लाइड पर देख सकते हैं। मैं कंट्रीज का नाम ले रहा हूं और उनके मरुस्थल्स को बता रहा हूं, आप नोट करते चलें। पहला मरुस्थल है अन-नफूद मरुस्थल, अन-नफूद डेजर्ट। ये आपको मिलेगा सऊदी अरबिया में। सऊदी अरबिया में दो मरुस्थल आपको, पहला मरुस्थल है अन-नफूद मरुस्थल सऊदी अरब और दूसरा है रब अल खाली मरुस्थल, रब अल खाली मरुस्थल, रब अल खाली डेजर्ट। तो सऊदी अरेबिया में दो प्रसिद्ध मरुस्थल पाए जाते हैं। पहले मरुस्थल का नाम है अन-नफूद मरुस्थल और दूसरे का नाम है रब अल खाली मरुस्थल। ओके। उसके बाद मरुस्थल ईरान में पाए जाते हैं। ईरान का ये मरुस्थल, ये क्षेत्र, पहले का नाम दस्त-ए-कबीर है। ईरान में पाए जाने वाले पहले मरुस्थल को दस्त-ए-कबीर मरुस्थल कहा जाता है, दस्त-ए-कबीर डेजर्ट, दस्त-ए-कबीर डेजर्ट। और ईरान में दूसरा मरुस्थल है रब अल खाली डेजर्ट, रब अल खाली डेजर्ट। इस तरफ पश्चिम एशिया में अभी 4 मरुस्थल आपको मिले, अन-नफूद और रब अल खाली। ये दो मरुस्थल सऊदी अरबिया में हैं और ईरान में दस्त-ए-कबीर मरुस्थल एंड दस्त-ए-लुत मरुस्थल, ये दो ईरान में। इसके बाद दो मरुस्थल मध्य एशियाई देशों में पाए जाते हैं, मध्य एशियाई देश। मध्य एशियाई देशों में इन दो मरुस्थलों का नाम है काजिल कुम डेजर्ट एंड काराकुम डेजर्ट।
काजिलकुम डेजर्ट एंड काराकुम डेजर्ट। काजिलकुम डेजर्ट यहां पे उज्बेकिस्तान में पाया जाता है। काजिलकुम डेजर्ट उज्बेकिस्तान और काराकुम डेजर्ट तुर्कमेनिस्तान में पाया जाता है। ये दो डेजर्ट, ये आप केवल मध्य एशियाई डेजर्ट याद रखेंगे, मध्य एशिया के डेजर्ट, काजिलकुम डेजर्ट उज्बेकिस्तान और काराकुम डेजर्ट तुर्कमेनिस्तान। ये दो मरुस्थल मध्य एशियाई मरुस्थल हैं। तो यहाँ पे अभी टोटल आपके पास 6 डेजर्ट हो गए, 4 डेजर्ट पश्चिम एशिया में और 2 डेजर्ट मध्य एशिया में, काजिलकुम एंड काराकुम। नेक्स्ट मरुस्थल आपको मिलता है साउथ एशिया, इंडिया एंड पाकिस्तान में, और ये मरुस्थल कहलाता है थार डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थार मरुस्थल। यह मरुस्थल भारत और पाकिस्तान दोनों में फैला हुआ है, दोनों के बाउंड्री पर फैला हुआ है, और भारत में इसका क्षेत्र राजस्थान में पाया जाता है। आपको पता है राजस्थान में अरावली पर्वत फैला हुआ है, तो अरावली के पश्चिमी भागों में थार मरुस्थल का क्षेत्र विस्तृत है, और यही थार मरुस्थल पाकिस्तान में गया हुआ है। तो भारतीय क्षेत्र में यह मरुस्थल राजस्थान में पाया जाता है और अरावली के पश्चिमी हिस्सों में पाया जाता है। यह मरुस्थल विश्व में 10वें नंबर का मरुस्थल है। एरिया वाइज इसका जो रैंक है वो 10th नंबर पे आता है। खास बात यह है कि इससे बड़े 9 मरुस्थल हैं, लेकिन आबादी के मामले में, जनसंख्या के मामले में थार मरुस्थल विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। इसका मतलब यह है कि 10वें रैंक के इस मरुस्थल में जनसंख्या का घनत्व ज्यादा है, मीन्स यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है। जबकि इससे बड़े 9 मरुस्थल हैं, वहां पे जनसंख्या घनत्व विरल है, यानी कि बहुत कम है, दूर दूर है। अब जनसंख्या घनत्व का मतलब मैंने पहले भी समझाया है कि 1 वर्ग किलोमीटर में बसी हुई जनसंख्या, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में जितनी जनसंख्या पाई जाती है उसे हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो मान लीजिए 1 वर्ग किलोमीटर में कहीं पे 506 लोग बसे हैं और कहीं 900 लोग बसे हैं, तो यहाँ पे जनसंख्या घनत्व 900 लोगों का ज्यादा हो गया और 5 से 6 लोगों का कम हो गया। तो सेम वैसे ही थार मरुस्थल में बसे हुए लोगों की संख्या ज्यादा है, जबकि वहीं विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अफ्रीका में सहारा मरुस्थल है, वहां पे जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। ठीक है, थार मरुस्थल के बाद नेक्स्ट हम आते हैं अगला मरुस्थल, और ये मरुस्थल है चाइना में। चाइना का यह मरुस्थल तकला मकान मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध है। इसे तकला मकान मरुस्थल कहा जाता है। तकला मकान मरुस्थल, चाइना का मरुस्थल तकला मकान मरुस्थल। उसके बाद इस मरुस्थल से निकलकर हम चाइना से निकलते हैं, और मरुस्थल पाया जाता है मंगोलिया में, और इस मंगोलिया के डेजर्ट को गोबी डेजर्ट कहा जाता है, गोबी मरुस्थल कहा जाता है। इस तरह ये एशिया के प्रसिद्ध फेमस मरुस्थल हैं। एशिया में यही मरुस्थल इतने पाए जाते हैं जिन मरुस्थलों का हमने नाम लिया, जिन्हें आपको मैंने बताया। बाकी का ऊपर का हिस्सा जो है रसिया का जो आर्कटिक वृत्त के ऊपर का हिस्सा है, आप स्लाइड वाले मैप में या अपने मैप में देख सकते हैं कि 66.5 डिग्री नॉर्थ पर डॉट डॉट लाइन चलाई गई होगी, रेखा खींची गई होगी। उसके ऊपर का हिस्सा जो है वो साइबेरिया बेल्ट का बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है, जिसको साइबेरियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। और साइबेरियन डेजर्ट पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ एरिया है, बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है। बाकी जो इधर के मैंने आपको डेजर्ट बताया, ये रेगिस्तानी डेजर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट इन
डेजर्ट को मैं 2 मिनट में आपको रिवाइज करा दूं और इस डेजर्ट के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे और वो टॉपिक होगा प्लेटूज ऑफ एशिया, एशिया के पठार। तो आपको मैंने बताया एशिया के डेजर्ट में पहला मैंने पठार सऊदी अरबिया में बताया, रब यहाँ पे अन-नफूद मरुस्थल एंड रब अल खाली मरुस्थल 2। उसके बाद हम लोगों ने 2 मरुस्थल ईरान में देखा, दस्त ए कबीर मरुस्थल एंड दस्त ए लुत मरुस्थल। उसके बाद हम मध्य एशिया में 2 मरुस्थल देखे, काजिलकुम उज्बेकिस्तान और काराकुम तुर्कमेनिस्तान, ये 2 मरुस्थल। उसके बाद हम आ गए थार मरुस्थल पे और थार मरुस्थल आपको मिला इंडिया पाकिस्तान के बाउंड्री पर, इंडिया में राजस्थान में अरावली के पश्चिमी हिस्सों में, और थार मरुस्थल एरिया वाइज विश्व का 10वें नंबर का मरुस्थल है और इसमें जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमको मरुस्थल मिलता है चाइना में और इस मरुस्थल का नाम है तकला मकान मरुस्थल, और तकला मकान मरुस्थल चाइना का फेमस मरुस्थल है। उसके बाद हम पहुंचे थे मंगोलिया में, मंगोलिया में पाया जाने वाला मरुस्थल गोबी मरुस्थल के नाम से फेमस है, गोबी डेजर्ट इसको कहा जाता है। और फिर हम देख रहे थे रसिया के ऊपरी हिस्सों में जो आर्कटिक वृत्त से ऊपर का हिस्सा है और इस क्षेत्र को साइबेरियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, और ये साइबेरियन डेजर्ट पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ भाग है। तो ओवरऑल इस चाइना वाले ये पूरे एशिया वाले पार्ट में इतने ही मरुस्थल आपको जानने थे। नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डाल दीजिए आप, प्लेटूज ऑफ एशिया, एशिया के पठार। एशिया में पाए जाने वाले पठार, यहां भी हम देखेंगे कि एशियाई पठार और उनके कंट्री, एशियाई पठार और उनके कंट्री, रेडी हैं? तो नोट करते चलें, मैप में देखते चलें। एशिया का पहला पठार तुर्की में आपको मिलेगा। टर्की पश्चिम एशिया का देश है जो यूरोप से लगा हुआ है। तुर्की, तुर्की में पाया जाने वाला पठार कहलाता है अनातोलिया का पठार। अनातोलिया प्लेटू तुर्की में है, अनातोलिया का पठार तुर्की में। अब पठार कहते किसे हैं आपको बताया जा चुका है कि ये पठार चट्टानों का वो भाग होता है जिसका ऊपरी सिरा चपटा एवं सपाट पाया जाता है। तो उसी तुर्की में आपको पहले पहले 2 माउंटेन मिले थे, पोंटिंग और टारेस। तो वो माउंटेन थे जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक थी और वो सिरों पे नोकीले हैं। जबकि यहाँ पे अब पठार मिल रहा है और ये पठार पोंटिंग और टारेस पर्वतों के बीच में स्थित है तुर्की में, और ये ऊपर का हिस्सा चपटा एवं सपाट है। इस हिस्से को अनातोलिया का प्लेटू कहा जाता है। ठीक है, अनातोलिया प्लेटू से नेक्स्ट हम पठार आ जाते हैं तुर्की से हटकर ईरान में। ईरान वाले प्लेटू को ईरान पठार के ही नाम से जाना जाता है। ईरान प्लेटू, ईरान पठार। तो ईरान में भी पठार पाया जाता है। नेक्स्ट तीसरा पठार है जो इंडिया के नॉर्थ में ऊपर के हिस्सों में फैला हुआ है, और ये 3 देशों में फैला हुआ है, चाइना, तजाकिस्तान और अफगानिस्तान। इस पठार का नाम है पामीर प्लेटू, पामीर का पठार। पामीर प्लेटू इंडिया में नहीं है। पामीर पठार चाइना, तजाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों में फैला हुआ है। इस प्लेटू की हाइट 5300 मीटर है और यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। यह पठार सर्वाधिक गर्म होने के कारण इसे एशिया का निष्प्राण हृदय कहा जाता है, यानी कि अधिक ऊंचाई पर, प्लेटूज पर, चट्टानी वाले भागों पर, चट्टान के हिस्सों पर यहाँ पर जीवन पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस प्लेटू को, इस पठार को एशिया का निष्प्राण हृदय कहा जाता है।
सर्वाधिक ऊंचाई होने के कारण इस प्लेटू को एशिया का छत कहा जाता है, रूफ ऑफ एशिया, रूफ ऑफ एशिया, पामीर का पठार। इसी पठार के चारों साइड अन्य देशों में माउंटेन फैले हुए हैं जो इस प्लेटूज को टच करते हैं। जैसे इसी प्लेटूज से लगा हुआ हिंदकुश माउंटेन अफगानिस्तान में पाया जाता है। इसी प्लेटू से लगा हुआ सुलेमान माउंटेन पाकिस्तान में फैला हुआ है। और इसी पामीर प्लेटू से आगे 3 माउंटेन इंडिया में आते हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो पठार इंडिया में नहीं है, लेकिन ये 3 माउंटेन इंडिया में है। सेम वैसे ही इसी पठार से चाइना में कुनलुनशान, तियनशान, ये 2 पर्वत निकले हुए हैं। तो मैप में इसको देखने से इसका जो ज्योग्राफिकल फिगर बनता है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये प्लेटू अपने भुजाओं को चारों दिशाओं में फैलाया हुआ है। तो इस कंडीशन को, इस प्लेटू को एशिया का मेरुदंड कहा जाता है, एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ऐसा लगता है कि ये प्लेटू अपने चारों तरफ भुजाएं फैलाकर एशिया को अपने साथ बांधे हुए है, एशिया को अपने अंदर समेटे हुए है, इसलिए इसको एशिया का मेरुदंड कहा जाता है। तो ये 3-4 उपाधियां हैं जो पामीर पठार को दी गई हैं। एशिया का छत, एशिया का निष्प्राण हृदय, एशिया का मेरुदंड और विश्व की सबसे ऊंची पठार, ये पामीर पठार को ही कहा जाता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम पठार देखते हैं और ये पठार है तिब्बतन प्लेटू, तिब्बत का पठार। ये चाइना के साउथ वाले हिस्से में नेपाल की बाउंड्री से लगा हुआ तिब्बत का क्षेत्र है। चाइना के साउथ में और नेपाल के नॉर्थ का ऊपरी हिस्सा आप देखें तो ये तिब्बतन क्षेत्र है। और ये पूरा का पूरा तिब्बत क्षेत्र जो है प्लेटूज का क्षेत्र है। ये हिमालय के, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। ये हिस्सा पूरा तिब्बत जो है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत फैला हुआ है और इसी ट्रांस हिमालय के भाग का सपाट होना तिब्बत का प्लेटू कहलाता है। तो अब तिब्बत की पूरी पॉपुलेशन कहें, वहां पे जनसंख्या का जो ग्राफ है वो सब इसी प्लेटूज पर है। तो ये तिब्बत का पठार विश्व का सबसे बड़ा पठार है बाई एरिया। बाई एरिया ये विश्व का सबसे बड़ा पठार आता है। इसका क्षेत्र है ट्रांस हिमालय का क्षेत्र। और टेथिस सागर का जो कॉन्सेप्ट आता है हिमालय के अंतर्गत, वो टेथिस सागर का मेन क्षेत्र यही ट्रांस हिमालय के नीचे ही था। इसलिए आप सुने हैं कि टेथिस और ट्रांस हिमालय के दोनों कॉम्बिनेशन को मिलाकर ट्रांस हिमालय को टेथिस हिमालय भी कहा जाता है। तो वैसे ही तिब्बतन प्लेटू को टेथिस प्लेटू भी कहा जाता है। टेथिस एक सागर का नाम था। तो ये सब चीजें यहाँ पे ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है। टेथिस और ट्रांस ये याद रखेंगे। और ये तिब्बतन प्लेटू विश्व का सबसे बड़ा पठार है। नेक्स्ट पठार हम आपको बताएं तो नेक्स्ट पठार आपको मिलता है इसी चाइना में और इस पठार का नाम है यूनान का पठार। देखिए नाम कैसा कंफ्यूजन है। अभी आपने उधर यूरोप पढ़ा था तो उसमें एक शब्द आया था यूनान। यूनान ग्रीस, ग्रीस, एथेंस, इटली, रोम, ये जो शब्द थे उसी में जो ये यूनान शब्द है ग्रीस का ये पुराना नाम है। ग्रीस का जो आज प्रेजेंट नाम हम देख रहे हैं इसे एंशिएंट काल में यूनान के नाम से जाना जाता था। तो यूनान तो कंट्री है जो यूरोप में पाया जाता है, लेकिन अपने एशिया में चाइना में यूनान का पठार पाया जाता है। तो यहाँ पे ऐसा लगेगा कि कोई अगर पूछे कि भाई यूनान का पठार कहाँ है तो ये ना कहने कि यूरोप में है। यूनान का पठार चीन में है, एशिया में है। तो यूनान नोट कर लेंगे, यूनान का पठार। नेक्स्ट प्लेटू है चाइना से ऊपर आप जाएंगे, चाइना से ऊपर मंगोलिया में, मंगोलिया में एक पठार मिलता है। इस पठार का नाम है
कोबडो प्लेटू, कोबडो का पठार। कोबडो प्लेटू मंगोलिया में फैला हुआ है। तो चाइना में हमें 3 पठार मिले थे, पहला पामीर, दूसरा तिब्बतन प्लेटू और तीसरा पठार मिला यूनान का पठार। और और जैसे ही चाइना से ऊपर हम पहुंचते हैं मंगोलिया में, वहां पे मिलता है कोबडो प्लेटू, कोबडो का पठार। उसके बाद रसिया वाला क्षेत्र, रसिया में पठार नहीं पाए जाते हैं। रसिया पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो डेजर्ट यानी कि बर्फीला भाग है, तो वहां पठारों का इस तरह से विस्तार नहीं मिलेगा। तो अब हम दूसरे पठार की बात करें, कोबडो पठार के बाद जो मंगोलिया में मिला था, हम नीचे आ जाएंगे और पहुंचेंगे म्यांमार। म्यांमार में माउंटेन आपको 3 मिले थे, अराकान योमा माउंटेन, पेंगू योमा माउंटेन और पटकोई बुम माउंटेन। लेकिन इस बार म्यांमार के पठार को सान पठार कहा जाता है, सान प्लेटू। सान प्लेटू म्यांमार में स्थित है। अब देखिए, सान प्लेटू म्यांमार में है और चाइना में हम जितने भी माउंटेन पढ़ रहे थे उन सभी माउंटेन में सान आ रहा था, जैसे कुनलुन सान, तियन सान, नान सान, अल्तुन सान, आला सान, ये चाइना के माउंटेन थे। तो जब सान प्लेटू की बात तो करेंगे तो म्यांमार में करेंगे, और सान माउंटेन की बात करेंगे तो वो चाइना में होंगे। तो ये कुछ कॉमन जो डिफरेंस आ रहे हैं, इनको हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सान प्लेटू म्यांमार। नेक्स्ट प्लेटू आपको मिलेगा कोराट का पठार। कोराट का पठार, कोराट का पठार आपको मिलेगा थाईलैंड में। कोराट प्लेटू थाईलैंड, कोराट प्लेटू थाईलैंड, ओके। कोराट का पठार इस तरह ये एशिया के मुख्य पठार हैं। ये पूरे एशिया में इतने पठार पाए जाते हैं जितने पठारों को हमने अभी आपको बताया, नोट कराया। तो जो स्टूडेंट नोट कर लिए हैं और जिनका अगर छूट गया हो, वो मैं 2 मिनट में सभी पठारों के नाम और कंट्री बोल रहा हूं, आप उन्हें नोट कर लें। पहला पठार था अनातोलिया का पठार, ये मिलता है तुर्की में। दूसरा पठार था ईरान का पठार, ये ईरान में ही है। उसके बाद हमने पठार बताया आपको काजिलकुम, उज्बेकिस्तान में, और नेक्स्ट काराकुम, ये तुर्कमेनिस्तान। उसके बाद पामीर का पठार हमने आपको बताया। पामीर पठार चाइना, तजाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैला हुआ है। पामीर पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, इसकी हाइट 5300 मीटर है और यह पठार एशिया का छत कहलाता है, एशिया का निष्प्राण हृदय कहलाता है और एशिया का मेरुदंड भी कहलाता है। नेक्स्ट पठार है तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार एशिया का, विश्व का सबसे बड़ा पठार है और ये तिब्बत में विस्तृत है। ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है, तिब्बत हिमालय के अंतर्गत आता है, टेथिस हिमालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्लेटू है यूनान का पठार। यूनान का पठार भी चीन में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट पठार है ऊपर की तरफ कोबडो का पठार। कोबडो का पठार ये मंगोलिया में स्थित है और सान का पठार म्यांमार में स्थित है और कोराट का पठार थाईलैंड में स्थित है। तो ओवरऑल ये एशिया के सभी पठार हो गए, ठीक है। तो इस तरह एशिया के माउंटेन्स, रिवर्स, लेक, प्लेटू, ये टॉपिक क्लियर हुए। अब हम आ रहे हैं एशिया के घास के मैदान। एशिया के घास के मैदान, ग्रासलैंड ऑफ एशिया, ठीक है। एशिया के घास के मैदान, ये विस्तृत घास के क्षेत्र, एशिया में केवल एक ही घास का मैदान पाया जाता है और यह ग्रासलैंड दक्षिण पूर्व एशियाई देश फिलीपींस में मिलता है। फिलीपींस, और फिलीपींस भी द्वीपों का एक समूह है। इसी ल्यूजोन द्वीप पर फिलीपींस में घास के मैदान पाए जाते हैं। इस घास के मैदान का नाम है कागोन कैगिन।
कागुन कैगिन घास के मैदान फिलीपींस में पाए जाएंगे। घास का टाइप पूछता है, प्रकार पूछता है, तो घास का टाइप फिलीपींस जो है एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए कागुन कैगिन घास का प्रकार भी उष्णकटिबंधीय घास का प्रकार होता है। उष्णकटिबंधीय घास का प्रकार। तो देख रहे हैं कि पूरे एशिया में ग्रासलैंड की बात करें तो केवल एक घास का मैदान आया फिलीपींस में, और फिलीपींस के ल्यूजोन द्वीप पर, और वो भी इस घास का प्रकार हो गया उष्णकटिबंधीय घास का प्रकार। ठीक है। इसके अलावा भारत के हिमालयी क्षेत्रों में, खासतौर से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और यानी कि जो ठंडी के दिनों में अधिक बर्फबारी होती है, तो उस टाइम पर यहाँ पे जम्मू कश्मीर में एक प्रकार की वनस्पति उगाती है। तो यहाँ घास का मैदान तो एशिया में फिलीपींस में हो गया, और यहाँ वनस्पति की बात करते हैं तो मर्ग वनस्पति जो है वो आपके जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। इस मर्ग के भी कई अलग अलग क्षेत्रीय नाम है, जैसे गुलमर्ग, टर्नमर्ग, सोनमर्ग, ये वनस्पति को। तो मर्ग वनस्पति भारत के जम्मू कश्मीर में, और इनका अलग अलग नाम गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग, ये वनस्पति हैं। इसको शार्ट में हम मर्ग बोलते हैं, और इनके नामों में गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग आ जाता है। और यही वनस्पति, सेम यही वनस्पति उत्तराखंड में बुग्याल के नाम से जानी जाती है, और पयार, पयार, पयार। तो बुग्याल और पयार उत्तराखंड में पाई जाने वाली मर्ग वनस्पति हैं, और यही मर्ग वनस्पति जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग, गुलमर्ग, टर्नमर्ग के नाम से जानी जाती है। ठीक है। तो इस तरह से ये दो, एक तो घास का मैदान उधर देख लिया, और यहाँ वनस्पतियों का प्रकार में आपने देख लिया। उत्तराखंड में बुग्याल एंड प्यार, और जम्मू कश्मीर में मर्ग, सोनमर्ग, गुलमर्ग, टर्नमर्ग। ठीक है। इस तरह से यहाँ पे याद रखेंगे। अब जैसे कि हर कॉन्टिनेंट में हमें देखना होता है, पर्वत, मैंने पर्वत बता दिया, रिवर्स, नदियां बताया, झील बताया, मरुस्थल बताया, पठार बताया, और घास के मैदान बताया। तो हर कॉन्टिनेंट में ये महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं जिन्हें हमें जानना होता है। अब एशिया की कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीजों पे हम लोग देखेंगे, बात करेंगे। एशिया में दो लाइंस क्रॉस करती हैं। पहले लाइंस है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, और दूसरी लाइन है इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा। इन लाइंस पर पड़ने वाले देश, इन लाइंस के देश बताने होते हैं, और याद रखना होता है कि कौन सी लाइन किस कॉन्टिनेंट से गुजरती है, और जब कोई लाइन किसी कॉन्टिनेंट से क्रॉस करेगी तो नो डाउट उस पर देश भी आएंगे। तो एशिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ने वाले देश, यानी कि कर्क रेखा पर पड़ने वाले देश, तो हम वन साइड से आपको पश्चिम एशिया से दिखाते चल रहे हैं। आप देखिए पश्चिम एशिया से, और हम पहुंचेंगे पूर्व एशिया की तरफ, और कर्क रेखा पर पड़ने वाले देश। पहला देश इस पे पड़ता है सऊदी अरबिया, एशिया का पश्चिम एशियाई पहला देश सऊदी अरब, कर्क रेखा पे। दूसरा देश इस पे पड़ता है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। तीसरा देश इस पे आता है ओमान, ओमान। पश्चिम एशिया के तीन देश कर्क रेखा पर पड़ते हैं, सऊदी अरबिया, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, एंड ओमान। उसके बाद कर्क रेखा पर
दक्षिण एशियाई देश भारत पड़ता है। तो दक्षिण एशियाई देश भारत कर्क रेखा पर। नेक्स्ट देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश भी कर्क रेखा पर आता है। उसके बाद है म्यांमार। म्यांमार कर्क रेखा पर। उसके बाद है चाइना। चाइना का साउथ हिस्सा भी कर्क रेखा को टच करता है। और उसके बाद है ताइवान। ताइवान। तो टोटल 8 देश होते हैं कर्क रेखा पर पड़ने वाले। कर्क रेखा पर पड़ने वाले देश 8 हैं। जिस तरह से भारत के 8 राज्य कर्क रेखा पर पड़ते हैं, सेम वैसे ही एशिया के 8 देश कर्क रेखा पर पड़ते हैं। इस तरह याद रखेंगे आप, हमेशा याद रहेगा। जिस तरह भारत के 8 राज्य कर्क रेखा पर पड़ते हैं, सेम वैसे ही एशिया के 8 देश हैं। मैं आपको एशिया कॉन्टिनेंट पढ़ा रहा हूं। एशिया कॉन्टिनेंट में मैंने आपको 2 लाइन क्रॉस करते हुए बताया कि एशिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा और इक्वेटर भूमध्य रेखा क्रॉस करते हैं। जब भी कोई लाइंस किसी कॉन्टिनेंट से क्रॉस करती है तो वो उस कॉन्टिनेंट के क्लाइमेट को बता देती है कि इस कॉन्टिनेंट का क्लाइमेट कैसे होगा। क्योंकि ग्लोब पे 30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड और 30 डिग्री साउथ लेटीट्यूड दोनों के बीच का लेटीट्यूड डिस्टेंस 60 डिग्री होता है। और इस 60 डिग्री लेटीट्यूड के अंतर्गत जो कंट्री आते हैं, वहाँ का क्लाइमेट जो है वो उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल बेल्ट होता है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट उष्णकटिबंधीय जलवायु होता है। और इसीलिए हर कॉन्टिनेंट में हमें लाइंस को देखना होता है कि कौन सी लाइन किस कॉन्टिनेंट से क्रॉस करती है। यहाँ एशिया कॉन्टिनेंट से 2 लाइन क्रॉस करते हैं, तो नो डाउट ये लाइन एशिया के कंट्रीज से भी क्रॉस करेंगे। तो हमारे जो संभावित क्वेश्चन होते हैं बनने वाले, उनमें ये क्वेश्चन बनता है कि एशिया के किन किन देशों से कौन सी लाइन क्रॉस करती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एशिया के 8 देशों से होकर गुजरता है। और ये 8 देश हैं सऊदी अरबिया, यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, म्यांमार, चाइना एंड वियतनाम। ये ताइवान। ताइवान वियतनाम को आप मैप में देख रहे होंगे कि इसकी बाउंड्री से क्रॉस कर जाता है, टच करते हुए। तो ये वियतनाम को केवल टच करता, वियतनाम से नहीं गुजरता है, ताइवान से गुजरता है। तो ये 8 देश टॉपिक ऑफ कैंसर के कंट्रीज हैं। दूसरा है इक्वेटर, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा एशिया के 2 देशों से गुजरता है। पहला तो मालदीव है, जो इंडिया के साउथ में है, हिंद महासागर का देश है। और दूसरा इंडोनेशिया से क्रॉस करता है। इंडोनेशिया। इंडोनेशिया से क्रॉस करने आप देखें कि ये लाइन जब इक्वेटर इंडोनेशिया से क्रॉस करता है तो इंडोनेशिया के कुछ द्वीप से क्रॉस करता है, क्योंकि इंडोनेशिया द्वीपों का समूह है। इसमें सुमात्रा आइलैंड आपको दिखेगा इक्वेटर पर, सेलिबीज आइलैंड दिखेगा, बार्नियो आइलैंड दिखेगा। ये 3 महत्वपूर्ण द्वीप इंडोनेशिया के इक्वेटर पर पड़ते हैं। सुमात्रा द्वीप, बार्नियो द्वीप एंड सेलिबीज द्वीप। तो ओवरऑल इस कॉन्टिनेंट के ये 2 लाइंस हैं। आपको इसको याद रखना है। इन लाइंस पे पड़ने वाले देश एक बार और रिपीट कर देता हूं।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ने वाले लाइंस होते हैं आपके सऊदी अरबिया, यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन एंड ताइवान। इक्वेटर पर पड़ने वाले देश होते हैं मालदीव और इंडोनेशिया। इंडोनेशिया द्वीपों का समूह है, इसलिए इस पर इंडोनेशिया के 3 महत्वपूर्ण द्वीप स्थित हैं। पहला सुमात्रा, दूसरा बार्नियो एंड तीसरा सेली बीच। ये आपको ध्यान रखना है। यही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। जिस तरह से एशिया के 8 देशों से होकर गुजरता है, सेम वैसे ही ये इंडिया के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। वो राज्य हैं, नोट कर लें, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये 8 राज्य यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ते हैं। ठीक है, तो एशिया के ये 2 लाइन्स हो गए। अब आते हैं एशिया के कुछ महत्वपूर्ण और चीजों पे और डिस्कस कर लेते हैं। एशिया और विश्व दोनों में विश्व की अगर बात करें कि वो कौन सा देश है जिसकी बाउंड्री सर्वाधिक पड़ोसी देशों से लगा हुआ है, तो वो देश एशिया में ही है। चाइना की बाउंड्री विश्व और एशिया दोनों में सर्वाधिक पड़ोसी देशों की बाउंड्री से लगा हुआ है और ये उसके पड़ोसी देश हैं 14, यानी 14 पड़ोसी देशों को टच करता है। तो चाइना विश्व का सर्वाधिक पड़ोसी देशों की सीमा से लगा हुआ देश है और इसकी सीमा 14 देशों की बाउंड्री से लगा हुआ है। अब आप अपने मैप में देख सकते हैं, आप जो भी मैप आप ओपन किए हैं स्लाइड पे भी, और अगर स्टूडेंट इसको नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। मैं आपको इसको नोट करा देता हूं। तो देखिए, आप मैप में देखते चले और नोट करते चले। इंडिया की यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, चाइना से लगा ही हुआ है, लेकिन मैं ओवरऑल सभी बाउंड्री को नोट कराता हूं जिस तरह से चाइना से लगे हुए। तो मैं पहला स्टार्ट करता हूं, आपको एक क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज एक लाइन से। तो देखेंगे पहला देश है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया चाइना के बॉर्डर से लगा हुआ है। ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं मैं। नॉर्थ कोरिया चाइना के बाउंड्री से लगा हुआ फर्स्ट देश है। सेकंड कंट्री है रसिया, चाइना के बाउंड्री से लगा हुआ। थर्ड कंट्री है मंगोलिया, मंगोलिया। फोर्थ कंट्री है कजाकिस्तान, ओके। फिफ्थ कंट्री है किर्गिस्तान, किर्गिस्तान। सिक्स्थ कंट्री है तजाकिस्तान। सेवेंथ कंट्री है अफगानिस्तान। एट्थ कंट्री है पाकिस्तान। नाइन्थ कंट्री है इंडिया। 10 नेपाल। 11 भूटान। 12 म्यांमार। 13 लाओस एंड 14 वियतनाम। ये 14 देश चाइना के बाउंड्री से लगे हुए हैं। विश्व के सर्वाधिक पड़ोसी देशों वाला बाउंड्री वाला ये आपका चाइना है। तो 14 देश हुए। फिर से एक बार मैं शॉर्ट में रिपीट करा दूं। उत्तर कोरिया, रसिया, मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस एंड वियतनाम। क्लियर है? इस तरह आपको ये फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं इस एशिया के अन्य महत्वपूर्ण चीजों पर। कजाकिस्तान
एशिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। कजाकिस्तान एशिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है और विश्व का भी सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। विश्व और एशिया दोनों का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कजाकिस्तान है और विश्व और एशिया दोनों का दूसरा सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री मंगोलिया है। तो ये दो बड़े देश कजाकिस्तान और मंगोलिया एशिया में स्थित विश्व के दो बड़े लैंडलॉक कंट्री हैं, स्थलरुद्ध देश हैं। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट फैक्ट्स पे आते हैं। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है, यानी कि विश्व में सबसे पहला जो सूर्योदय होता है वो जापान में होता है। रीजन ये है कि ये लगभग पूर्वी देश है और सबसे पूर्व में होने के कारण जब सूर्योदय होता है तो सूर्य की सबसे पहली किरणें जापान में दिखाई देती हैं, इसलिए जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं। आप अभी करंट में एक मेडिसिन को लेकर चर्चा उठी है, जैसे कोविड-19 का प्रकोप अमेरिका में बढ़ा है तो वहां पे देखे हैं कि हाइड्रोक्लोरोक्विन की डिमांड बढ़ गई है और हाइड्रोक्लोरोक्विन ये बैन था अमेरिका द्वारा, ये इंडिया द्वारा निर्यात वहां पे नहीं किया जाता था। लेकिन अभी देखे हैं कि ये उधर से चेतावनी भरे शब्दों में ये कहा गया है कि हाइड्रोक्लोरोक्विन को सप्लाई कीजिए वरना इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। वास्तव में ये एक मलेरिया की दवा है और इसका जो बेसिक एलिमेंट है, जो बेस मटेरियल है इसका, वो सिनकोना कुनैन है। इसका सर्वाधिक उत्पादन इंडोनेशिया करता है, याद रखेंगे ये फैक्ट। सिनकोना और यहाँ पे सिनकोना का उत्पादन, कुनैन का उत्पादन सर्वाधिक जो है इंडोनेशिया करता है, जिससे मलेरिया की दवा बनती है और मॉडर्न मेडिकल साइंस में इस मलेरिया के मेडिसिन का नाम हाइड्रोक्लोरोक्विन है। क्लियर है? तो यहाँ पे इंडोनेशिया। नेक्स्ट देखते हैं अन्य फैक्ट पे। तंबाकू के उत्पादन में भी तंबाकू का उत्पादन भी सबसे अधिक इंडोनेशिया ही करता है। इंडोनेशिया करने वाला देश है। विश्व में सर्वाधिक रबर का उत्पादन करने वाला देश थाईलैंड है। ये जो महत्वपूर्ण फैक्ट है इनको नोट करें। विश्व में सर्वाधिक रबर का उत्पादन करने वाला देश थाईलैंड है। और विश्व में चावल का उत्पादन करने वाला अगर कोई कॉन्टिनेंट देखा जाए तो एशिया कॉन्टिनेंट पूरे विश्व का 90% चावल का उत्पादन करता है। 90% चावल का उत्पादन करने वाला कॉन्टिनेंट एशिया कॉन्टिनेंट है और इसमें भी जो महत्वपूर्ण देश हैं वो भारत है, बांग्लादेश है और जापान है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट आपके हमारे एशिया से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं हम एशिया के क्लाइमेट पर, एशियाई क्लाइमेट पर। जैसा कि हमने अभी बताया कि एशिया से दो लाइन क्रॉस करते हैं, भूमध्य रेखा और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो भूमध्य रेखा से ऊपर आपको पता है कि सूर्य की लंबवत किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं और जैसे जैसे सूर्य की किरणें उत्तरायण होती हैं वो एंगुलर डिस्टेंस बनाते हुए 30 डिग्री के पास से फिर से साउथ की ओर झुकने लगती हैं। इस तरह जो सूर्य की लंबवत किरणों का प्रभाव होता है वो 30 डिग्री के बाद उनका झुकाव ज्यादा हो जाता है, इसलिए 30 डिग्री के ऊपर सूर्य की किरणों का प्रभाव कम होता है, इसलिए उसमें तापमान की कमी पाई जाती है। अभी हमने देखा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत से गुजरा, एशिया के देशों से गुजरा और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ है। तो उसके बाद 6.5 डिग्री का ही तो अंतर है 30 डिग्री तक पहुंचने में। तो एशिया में 30 डिग्री के बाद जो देश आते हैं और वो देश कौन कौन से होंगे? तो इंडिया का तो आपका देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तो होगा ही।
लेकिन उसके ऊपर आप जाएं तो तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, नॉर्थ चाइना, रसिया, मध्य एशियाई देश, ये जो आप देख रहे हैं, जापान, उत्तर कोरिया, साउथ कोरिया, ये जो देश हैं, ये 30 डिग्री से ऊपर आते हैं। तो एशियाई कॉन्टिनेंट में भूमध्य रेखा से लेकर 30 डिग्री तक के इस बेल्ट को उष्णकटिबंधीय जलवायु का देश कहा जाता है। तो आप मैप में, आपका घर का भी वर्क है, होमवर्क के तौर पे आप जब भी आप मैप खोलें तो देखें कि भूमध्य रेखा और 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में कौन कौन से देश आते हैं, और जो जो देश वहां पे आएंगे उनका क्लाइमेट जो है वो उष्णकटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगा। और 30 डिग्री के ऊपर जो कंट्री आएंगे उसमें भी आपको दो चीजें ध्यान देनी है। पहला ये कि 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री नॉर्थ के बीच जो कंट्री आएंगे उनकी जलवायु सब ट्रॉपिकल उपोष्ण कटिबंधीय क्लाइमेट होगा। ज्यादा न गर्मी पड़ेगी न ज्यादा ठंडी पड़ेगी, मौसम एक जैसे रहेंगे। लेकिन 45 डिग्री से लेकर आप ऊपर जाएंगे, जैसे मंगोलिया, रसिया, ये जो कंट्री हैं, ये कंट्री शीतोष्ण कटिबंधीय टेम्परेट क्लाइमेट की कंट्री कहलाते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु के कॉन्टिनेंट कहलाते हैं। और मैप में और ध्यान देंगे तो हर आपके मैप में नॉर्थ की तरफ देखेंगे कि डॉट 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 लाइन खींची गई होगी और वो 66.5 डिग्री एन होगा, जिसे आर्कटिक सर्किल कहते हैं, आर्कटिक वृत्त कहते हैं। आर्कटिक सर्किल के ऊपर का जो एरिया आता है उसको पोलर एरिया कहा जाता है, ध्रुवीय प्रदेश कहा जाता है। और ध्रुवीय प्रदेशों का क्लाइमेट भी पोलर क्लाइमेट होता है, ध्रुवीय जलवायु होता है। वैसे तो इसका जो टाइप है, प्रकार है, वो शीतोष्ण कटिबंधीय होता है, लेकिन उसको पोलर रीजन कहा जाता है, ध्रुवीय क्षेत्र कहा जाता है। इस तरह पूरे एशिया के क्लाइमेट को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, 0 से 30 तक की बेल्ट को, कंट्री को हम उष्णकटिबंधीय क्लाइमेट में रखेंगे। 30 से लेकर 45 डिग्री के बीच के देशों को हम सब ये ट्रॉपिकल यानी कि उपोष्णकटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत रखेंगे। और 45 डिग्री से 66 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ के बेल्ट के बीच के देशों को, क्षेत्र को हम शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु कहेंगे। और 66.5, 66.5 डिग्री नॉर्थ से ऊपर को पोलर एरिया कहेंगे। इस तरह ये जो क्षेत्र बनता है, इसमें जो क्लाइमेट, जलवायु तो बनेगा ही, लेकिन जो वनीय क्षेत्र आते हैं, जो वन संपदा आती है, जो फॉरेस्ट रीजन आते हैं, तो उन फॉरेस्ट में भी, जैसे मान लीजिए कि 0 से 30 के बीच में जो वन क्षेत्र आएगा वो वन का प्रकार होगा उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। 30 से 45 के बीच में आएगा वो कहलाएगा उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उपोष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र। और 45 से 66 के बीच में जो आएगा वो शीतोष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्र। तो इन वनों में भी सेम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाता है। लेकिन वनों के प्रकार की अगर हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट के आधार पर, तो क्लाइमेट के आधार पर वन के जो बनावट होते हैं उनमें अंतर पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हाई टेम्परेचर रहता है, वर्षा अधिक होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है क्योंकि इस क्षेत्रों में आबादी ज्यादा पाई जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड का सर्वाधिक उत्सर्जन जो है वो मानव करता है। और सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में होने के कारण यहाँ पे पौधों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में बहुत आसानी होती है, और इस वजह से ये स्टार्च भोजन बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो यहाँ के पेड़ पौधों की जो टाइप होता है, प्रकार होता है, ये पेड़ पौधे मोटे होते हैं, लंबे होते हैं, इनकी शाखाएं मोटी होती हैं, इनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं, और ये अधिक हाइट लिए हुए रहते हैं। इन वनों को, इनके बनावट को देखकर ही हम पहचान लेते हैं कि ये मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय पेड़ हैं। जैसे आपका सागौन हो गया, आम हो गया, आम का पेड़ हो गया, शीशम का पेड़ हो गया, कटहल का पेड़ हो गया, लीची का पेड़ हो गया।
ये महत्वपूर्ण जो पेड़ हैं आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। लेकिन जब हम शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं, ठंडी बेल्ट के, तो वहां पे शंकुधारी वन पाए जाते हैं। शंकुधारी, ये शंकुधारी पेड़ इसलिए पाए जाते हैं कि अधिक बर्फबारी के कारण उनकी टहनियां जो है नीचे की ओर झुक जाती हैं, और नीचे की ओर झुकने के कारण जो बर्फ ऊपर से गिरता है वो सड़क कर नीचे गिर जाता है, इसलिए वो पेड़ों पे नहीं रुक पाता और पेड़ इससे सूखते नहीं है। इस थ्योरी को अनुकूलन का सिद्धांत कहा जाता है। अनुकूलन थ्योरी का अनुकूलन का सिद्धांत पूछता है कि अनुकूलन का सिद्धांत किस प्रकार के वनों से है, तो ये शंकुधारी वनों से है, और शंकुधारी वन जो है शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे अनुकूलन का सिद्धांत एक याद रखना है। और ये अनुकूलन का सिद्धांत क्या कहता है कि बर्फ के गिरने के कारण पेड़ पौधे जो है अपने रूप में परिवर्तन कर लेते हैं, अपने शेप में परिवर्तन कर लेते हैं और उस शंकु का आकार धारण कर लेते हैं। इनकी शाखाएं पतली पतली होती हैं, पत्तियां छोटी होती हैं, और वो गूदेदार मोटी होती हैं। मोटी इसलिए होती हैं कि उनसे अधिक से अधिक जो है जल वाष्प उत्सर्जन नहीं हो पाता, इसलिए वाटर के अवशेष उसी में जमे रहते हैं, जिससे वो फूल जाती हैं। इस तरह पत्तियां मोटी होंगी, पत्तियां छोटी होंगी, टहनियां पतली होंगी, और शेप शंकुधारी होगा। और शंकुधारी होने का मेन रीजन है अनुकूलन का सिद्धांत, जिससे बर्फ अधिक देर तक उनके ऊपर नहीं ठहर पाता, नीचे गिर जाता है। इन्हीं वनीय क्षेत्रों को, जो वन क्षेत्र, जो यही शंकुधारी वन जो रसिया, मंगोलिया, चाइना के ये त्रि जो 3 कंट्रीज का बाउंड्री है, इन क्षेत्रों पे पाए जाने वाले वनों को टैगा वन क्षेत्र कहते हैं। यानी कि शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का ऊपरी हिस्सा जो रसिया, मंगोलिया, चाइना का बाउंड्री क्षेत्र है, ये हिस्सा टैगा वन क्षेत्र कहलाता है। लेकिन यही टैगा वन क्षेत्र जब रसिया के ऊपर आ जाता है, यानी कि सबसे नॉर्थ का क्षेत्र रसिया का, जो पोलर रीजन से कनेक्ट होता है, जो पोलर बेल्ट को कनेक्ट करता है, वहां पे इन वन क्षेत्रों को टुंड्रा वन क्षेत्र कहा जाता है। तो टुंड्रा वन क्षेत्र रसिया के अंतर्गत आता है, और टैगा वन क्षेत्र रसिया, मंगोलिया और चाइना के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये वनीय प्रकार क्लाइमेट रीजन में इस तरह रखने। आपको करना क्या है कि मैप उठाना है और लेटीट्यूड के आधार पर देखना है कि कौन सा देश किस बेल्ट के अंतर्गत आता है, और जो देश इसमें आएगा 0 से 30 के बीच, उसको आप कहेंगे कि उष्ण कटिबंध का है। 30 से 45 का बीच, उसको कहेंगे ये उपोष्ण कटिबंध का है। और जो 45 से 66 के बीच में आ जाए, उसको आप कहेंगे कि ये शीतोष्ण कटिबंध का वन है या शीतोष्ण कटिबंध का देश है। और जो 66 से ऊपर आ जाए, उसको बोलेंगे कि ये पोलर रीजन का हिस्सा है, पोलर रीजन का क्षेत्र है। इस तरह ये एशिया कॉन्टिनेंट पूरी तरह से कंप्लीट होता है, और इस एशिया कॉन्टिनेंट को आपको पढ़ते रहना है। यही महत्वपूर्ण चीजें थी जो हमें